everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question based on topic gynecology. Question number 1 is, which of the following drug is used as an antagonist for the magnesium toxicity if a lady is under the treatment of pre-eclampsia? एक प्री एक्लेम्शिया वाली महिला में ट्रीटमेंट के दौरान मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने पर निम्न में से किस ड्रग को एंटागोनिस्टिक के रूप में प्रयुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइलोक्सोन HCl, बी हाइड्रोलाइजिन HCl, सी कैल्शियम ग्लूकेनेट और डी इम्यूनोग्लोबिन. And the correct option is option number C, that is calcium gluconate. MgSO4 टॉक्सिसिटी से महिला में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, PPH आदि एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसी कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकेनेट का MgSO4 टॉक्सिसिटी के एंटागोनिस्ट रूप में प्रयुक्त किया जाता है. इसके अलावा नेक्सोलैन ड्रग का जो मुख्यतः यूज़ है वो नारकोटिक टॉक्सिसिटी में एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोलाइजिन जो ड्रग है उसका जो प्रयोग है वो मुख्यतः PIH व प्री एक्लेम्शिया वाली महिलाओं में इवैल्यूएटेड BP को डिक्रीज करने में किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, which of the following neonate is at high risk of RDS, that is respiratory distress syndrome? निम्न में से कौन से नियोनेट में RDS, that is respiratory distress syndrome की अधिकतम संभावना होगी? आपके ऑप्शंस हैं ए a neonate born at less than 35 weeks gestation, B a neonate whose mother experienced prolonged rupture of membrane, C a neonate born at 38 weeks gestation, or D a neonate with a history of IUGR. And the correct option is option number A, that is a neonate born at less than 35 weeks gestation. RDS ये वाली जो समस्या है वो मुख्यतः प्री मैच्योर नियोनेट में सबसे अधिक देखने को मिलती है. अगर हम यहाँ पे IUGR इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. एक IUGR व प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली कंडीशंस वाले नियोनेट में RDS के तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्यक्षा कम ही होती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम सिजेरियन सेक्शन वाले नियोनेट्स में बात करें तो इन सभी में RDX की वेजाइनल डिलीवरी बच्चे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the word TORCH of the maternal infection, H represent which of the following disorder? निम्न में से मैटरनल इन्फेक्शन के संक्षिप्त शब्द TORCH में H अक्षर कौन से डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हेपेटाइटिस B वायरस, B हीमोफीलिया, C हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस और D HIV. And the correct option is option number C, that is herpes simplex virus. मैटरनल इन्फेक्शन को संक्षिप्त शब्द TORCH इससे व्यक्त किया जाता है. यह संक्षिप्त शब्द निम्न डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर्स यानी गोनोरिया, साइफिलिस, वर्सेला, हेपेटाइटिस एंड HIV, R फॉर रूबेला, C फॉर सिस्टोमेगैलोवायरस और H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस. लेकिन हीमोफीलिया का टॉर्च शब्द से कोई भी संबंध नहीं होता है. हीमोफीलिया तो केवल एक जेनेटिक क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से जन्मजात होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is giving the instruction to a postpartum mother
after the delivery of a newborn. According to the nurse, normal bowel elimination functions start about how many days after the delivery? एक नर्स एक पोस्टपार्टम मदर को न्यूबॉर्न की डिलीवरी के बाद इंस्ट्रक्शन दे रही है। नर्स के अनुसार डिलीवरी के बाद मदर में नॉर्मल बॉवल एलिमिनेशन फंक्शन निम्न में से लगभग कितने दिनों में आ जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विदिन 2 वीक्स पोस्टपार्टम, बी 3 days postpartum, C on the day of delivery, or D 7 days postpartum. And the correct option is option number B, that is 3 days postpartum. Normal bowel elimination usually returns 2 to 3 days postpartum. यदि मदर में सर्जरी, एनेस्थीसिया, यूज़ ऑफ नारकोटिक्स, पेन कंट्रोल एजेंट आदि कारक उपस्थित हों तो बॉवल फंक्शन वापस लौटने का जो पीरियड है वो लंबा हो सकता है। नर्स को 2 से 3 दिन बाद मदर के एब्डोमेन को बॉवल साउंड यानी पेरिस्टाल्सिस के लिए ऑस्क्यूलेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्स इज which of the following measure would not be appropriate for the nurse to perform if a mother is admitted to a labor and delivery unit with a known anesthetic fetus? Your options are A. Notify the physician of her admission, B. Monitor uterine contraction, C. Provide privacy, or D. Assess fetal heart tones. And the correct option is option number D, that is assess fetal heart tones. एनेन्सेफेलिक फीटस में फीटल हार्ट टोन नहीं होने से बहुत ही कम ऑब्जर्व होती है क्योंकि अधिकांश फीटस लैक ऑफ सेरेब्रल फंक्शन के कारण सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं और बाकी वाले जो सेस वाले इंटरवेंशन है उसको नर्स के द्वारा इमीडिएट किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज if a nurse is doing observation of a amniotic fluid of a pregnant lady, according to the nurse, which of the following is the normal condition of amniotic fluid? एक नर्स एक गर्भवती महिला के एमनियोटिक फ्लूइड का ऑब्जर्वेशन कर रही है। नर्स के अनुसार निम्न में से नॉर्मल कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्लियर almost colorless containing little white specks, B cloudy greenish yellow containing little white specks, C milky greenish yellow containing shreds of mucus, or D clear and dark colored. And the correct option is option number A, that is clear almost colorless containing little white specks. 36 वीक्स पर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर, कलरलेस और वर्निक्सियोसिस के छोटे छोटे कण युक्त होता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ग्रेनिश येलो कलर का होता है तो यह प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम को इंडिकेट करता है। ऐसी कंडीशन में फीटल डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following medical condition is common at the second trimester of pregnancy? निम्न में से कौन सी मेडिकल कंडीशन गर्भावस्था के सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली महिलाओं में कॉमन होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बी फिजियोलॉजिकल एनीमिया, सी मेटाबॉलिक एल्कोसिस और डी मेस्टाइटिस। And the correct option is option number B, that is physiological anemia. प्रेगनेंसी के दौरान RBC इसके प्रोडक्शन की तुलना में प्लाज्मा वॉल्यूम में ज़्यादा वृद्धि होती है। इसके कारण HB व हीमोक्रेटिक लेवल का मान डिक्रीज हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप महिला में फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की अवस्था में ऑप्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक जो एल्कोसिस है इसके बजाय क्रमशः रेस्पिरेटरी एल्कोसिस व माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है
और ऑप्शन मैस्टाइटिस, ये वाली जो कंडीशन है वो मुख्यतः ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिलाओं में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ प्रेगनेंसी वुमेन एक्सपीरियंसेस नॉइजिया, vomiting and morning sickness problems at the first trimester of her pregnancy. This clinical finding is controlled by which of the following? प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भवती महिला जो है उसको नॉइजिया एंड वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत रहती है। यह क्लिनिकल फाइंडिंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोजेस्टेरॉन, बी LH, C एस्ट्रोजन और D HCG। And the correct option is option number D, that is HCG। अगर हम यहाँ पे HCG इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यह गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होती है और इसी जो HCG हार्मोन होता है इसके द्वारा महिला में प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान नॉजिया एंड वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस ये वाले जो लक्षण हैं ये प्रकट होते हैं। ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है ये लगभग 3 मंथ इसके बाद अपने आप गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म क्विकनिंग? योर ऑप्शंस आर ए it is the fetal movement that is felt by mother, B it is the irregular painless contraction that occurred throughout the pregnancy, C it is the soft blowing sound that can be heard when uterus is ausculted, or D it is the thinning of the lower uterine segment. And the correct option is option number A, that is it is the fetal movement that is felt by mother. क्विकनिंग में मदर के द्वारा फीटल मूवमेंट को लगभग 14 से 16 वीक की गर्भावस्था होने पर महसूस किया जाता है। यह मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन मस्ट बी गिवन टू अ वुमन इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? निम्न में से किस डिजीज से ग्रस्त महिला को विशेष रूप से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, बी ओवेरियन कैंसर, सी सर्विकल डिप्लेशिया और डी अ डर्मोइड सिस्ट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओवेरियन कैंसर। जो महिला ओवेरियन कैंसर से पीड़ित होती है उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना या फिर हम कह सकते हैं उस महिला में जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नर्स के द्वारा ऐसी महिला को विशेष रूप से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि ब्रेस्ट कैंसर का ईजिली डिटेक्शन हो सके और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट दिया जा सके। So my future nurses, that is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. Thanks for watching.